हेलो एवरीवन, मोज स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज का जो है पेपर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है, सीडीपी का जो है पेपर है। इसके जो है अंतर्गत हम जो है 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपने जो है अब तक हमारे पुराने पेपर्स नहीं सॉल्व किए हैं तो आप जाकर के हमारे पुराने पेपर्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। आपका जो है पेपर नज़दीक है, टाइम अब आपके पास कम बचा है। जितना हो सके प्रैक्टिस करते रहिए, पेपर्स जितना हो सके लगाते रहिए पेपर। ठीक है, तो आपको जो है टाइम ज़रा कम है, आपके पास जो है मौके ज़रा अच्छा सा है। अभी आपके पास बहुत अच्छा मौका है, जितना हो सके पेपर्स लगाइए। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। और आप अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे जो है कराए हुए पेपर्स को ज़रूर सॉल्व करिए। ठीक है, आज का जो है पेपर के लिए टारगेट है 50 लाइक्स का। आपके लाइक्स के माध्यम से जो है हमें मोटिवेशन मिलता है पेपर बनाने का। डेली हम नया आपको लिए जो है डेली आपके लिए पेपर लेकर के आते हैं। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। विविध जो है पृष्ठभूमियों के अधिगम जो है कर्ताओं के बारे को संबोधित करते हुए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन सभी के लिए जो है मानकीकृत आकलनों का जो है इस्तेमाल करना चाहिए, या ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को जो है मजबूत करें, या विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, या विविध विन्यासों को उदाहरण देने चाहिए। तो देखिए इसका आंसर है डी नंबर। ध्यान रखिएगा, विविध पृष्ठभूमि से कहने का मतलब है जो है एक स्कूल में जो होते हैं अन्य बहुत सारे छात्र होते हैं, जो अमीर होते हैं, मतलब आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, निर्धन होते हैं, है ना, कुछ पिछड़े होते हैं, कुछ SC/ST समुदाय के होते हैं, या कुछ जो है विशिष्ट वर्ग से आते हैं, कुछ को देखने सुनने की समस्या होती है, किसी की शारीरिक समस्या होती है। इस चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ऐसे पढ़ाते वक्त हमें ना मोस्टली जो है टीचर को जो है नए नए जो है एग्जाम्पल्स पेश करने चाहिए इनको पढ़ाते हुए। ठीक है, इन सब चीज़ों के जो है इनकी विविधताओं का ध्यान में रख करके टीचर को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर डी है। गलत मत करिएगा, बहुत ध्यान से करिए, क्वेश्चंस को रीड करने का प्रयास कीजिए, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ठीक है, आज अभी जो है क्वेश्चंस को जो है अभी समय ले करके अगर सॉल्व करेंगे तो कल जो है जब आप पेपर देंगे तो उसमें टाइम कम लगेगा। अभी जल्दबाजी में पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो अक्सर क्वेश्चंस गलत कर देंगे, और पेपर के दिन भी यही करेंगे आप। ठीक है, तो इस चीज़ों को ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समस्या समाधान क्षमताओं को जो है किस प्रकार सुधार किया जा सकता है? तो देखिए, समरूपों के जो है इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, या विद्यार्थियों में जो है डर की भावना पैदा करके, या लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर दे करके, या समस्याओं के हल हेतु जो है अटल जो है प्रक्रियाओं के इस्तेमाल करके, या जटिल प्रक्रियाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके। तो देखिए इसका सही समस्या समाधान के लिए हमें ज़रूरी होता है कि हम उस पर जो है लगातार काम करते रहें, है ना, उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करें। वो हम लगातार अभ्यास के माध्यम से करेंगे। हम उसके लिए कार्यान्वयन पर जोर दे करके जो है हम समस्या का समाधान प्राप्त करने का जोर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर सी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों को की ज़रूरत को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? ध्यान रखें, क्या नहीं करना चाहिए। तो अधिगम जो है कठिनाइयों से जूझ रहा छात्र के लिए क्या व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना बनाना चाहिए? क्या मतलब अगर किसी बच्चे को कोई समस्या है, पढ़ने में समस्या है, तो क्या उसको जो है क्लासरूम में थोड़ा सा अलग से ध्यान दे करके जो है उसको जो है फोकस उसको समझाने का प्रयास करना चाहिए, या फिर शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना चाहिए? कहने का मतलब है कि जो है अधिगम के कठिनाई बच्चे जिसको सीखने में समस्या और उसके लिए जो है और जो है कठिन जैसे प्रश्नों का इस्तेमाल करके, या और कठिन जो है तरीकों का प्रयोग करके जो है समझाने का प्रयास करना चाहिए, या जो है अगर उसको देखने और सुनने में समस्या है तो ऐसी सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए जिससे उसको देखने और सुनने की समस्या ना हो। ठीक है, संरचनात्मक जो है शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का जो है इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए हमें क्या नहीं करना चाहिए, वो हमें है शिक्षा शास्त्र और आकलन की जो है जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, बी नंबर इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? अति सक्रियता और कम जो है बोधगम्यता, या परिज्ञानता, या असतर्कता, या अपसारी चिंतन? तो देखिए सृजनात्मकता का संबंध है किसी नई वस्तु का सृजन करने से। क्रिएटिविटी, इसका मतलब है क्रिएटिविटी। ठीक है, तो क्रिएटिविटी का मतलब है कुछ नया सृजन करना, नया जो है सृजन करना। ठीक, कुछ नया सृजन करना। तो ये है अपसारी चिंतन के संबंध में इसको कहा जाता है। ठीक है, अपसारी चिंतन मतलब होता है कि हमें नई एक पॉइंट पे कई हल ढूंढने होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अपसारी चिंतन का मतलब है एक पॉइंट, मान लीजिए एक हमने कोई क्वेश्चन पूछा और एक क्वेश्चन के जो है हमें कई उत्तर दिए जाएं,
कई सॉल्यूशंस दिए जाएं तो वो अपसारी चिंतन कहलाता है। और अभिसारी मतलब एक जो है आपको जो है कई चीज़ों को जो है एक में केंद्रित करना हो तो वो अभिसारी कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। हमेशा शिक्षा में जो है अपसारी चिंतन का प्रयोग किया जाता है। अगर आपने हमारा जो है टैग वर्ड वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे टैग वर्ड वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको जो है कमेंट बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दूंगा, है ना। उसमें जो है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, ये पॉजिटिव और निगेटिव टर्म्स का इस्तेमाल किया गया है। आप उनके माध्यम से, इन शब्दों के माध्यम से जो है क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करिए और क्वेश्चंस को जो है आप, मेरे चांसेस मैं आपको बताता हूं कि इन ऐसे प्रश्नों से को जो है आप 90% नहीं 101% जो है आप क्वेश्चंस को जो है सही मार्क करेंगे, ठीक है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो है अध्यापन जो है अधिगम का सबसे प्रभावशाली जो है माध्यम कौन सा है? देखिए, अध्यापन जो है अधिगम की बात हो रही है तो देखिए, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, या अनुकरण या नकल या दोहराना, या विषय वस्तु को जो है यंत्रवत याद करना, जैसा लिखा सेम टू सेम याद कर लेना, या संकल्पनाओं के बीच में संबंध खोजना। तो देखिए इसका सही जवाब है डी नंबर। ध्यान रखिएगा, हमें जो अध्यापन में जो है हमें सबसे प्रभावशाली माध्यम ये होता है कि जब हम कोई चीज़ टॉपिक पढ़ाते हैं तो उसके बीच में जो है उस टॉपिक के संबंध में जो है हमें क्या नॉलेज है, उसके संबंध में क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें ज़रूरी हो। तो संकल्पनाओं के बीच में संबंध खोजना एक सबसे अच्छा जो है अधिगम माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापिका को दिए गए जो है किसी कार्यकलाप में छात्रों की जो है विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि देखिए तो इसके आधार पर वो ज़्यादा त्रुटियां करने वाले जो है छात्रों को दूसरे से अलग कर सकती है, या फिर जो है अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है, या इसके आधार पर वो दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है, या त्रुटियों की समझ और अध्यापन जो है अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। तो देखिए इसका सही जवाब है डी नंबर। ध्यान रखिएगा, ठीक है, डी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। अधिगम की जो है अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर देखिए, बच्चों को जो है बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, या बच्चों को दंड देकर। देखिए तो दंड की प्रक्रिया अपनाना नहीं चाहिए किसी भी रूप में। यंत्रवत याद रट्टा तोता बताने का हमारा कोई प्लान नहीं होता, ठीक है। तो हमारा शिक्षण की प्रक्रिया में जो है रटने को महत्व नहीं देना चाहिए, दंड को महत्व नहीं देना चाहिए। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देना चाहिए या क्रियाएं देना चाहिए मान लो, तो ठीक है, ये भी बिल्कुल गलत जवाब है। तो इसका सही जवाब है अभिमुखी जो है लक्ष्यों पर हमें जोर देने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। किसी निश्चित वस्तु को प्राप्त करने के लिए बच्चों को जो है प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना। हमें ध्यान रखना चाहिए अधिगम और अभिप्रेरणा दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, इसलिए हमेशा चीज़ें जो है अभिमुख लक्ष्यों पर हमें जोर देना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन जो है इसका डी नंबर है। आप कई ऑप्शंस को जो है गलत कर दीजिए, जो चीज़ें गलत हो तुरंत उसको टिक कर दीजिए, जैसे ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, या ये सही है, तो उस चीज़ को ऐसे मार्क करते जाइए, तो ऑप्शंस जो है आपको चुनने में आसानी होगी। शर्मिंदगी का क्या संबंध है? बच्चों को जो है अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, ठीक है। हम किसी को शर्मिंदा करें, ये प्रभावशाली है, या शर्मिंदगी के भाव को जो है अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया के में बारंबारता प्रयोग करना चाहिए, पैदा करना चाहिए, या जो है शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं होता, ये शर्मिंदगी का संज्ञान पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो देखिए कि अगर किसी बच्चे को जो है डी नंबर इसका आंसर है, अगर किसी बच्चे को आप शर्मिंदा करेंगे, उसको जो है नाराज़ करेंगे, उसको जो है बार बार जो है बेइज्जत करेंगे, स्कूल के बच्चों के सामने जो है डांटेंगे, तो उसके जो है संज्ञानात्मक विकास पर, बच्चे के बौद्धिक विकास पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए हमें जो है किसी बच्चे को जो है डांटना नहीं है, उससे जो है प्यार से बात करना है, इस तरीके से बात करना है जिस तरीके से समाजीकरण की प्रक्रिया जो है उसकी प्रभावित ना हो और अच्छा उसको फील हो, ठीक है। तो चीज़ें ध्यान रखिएगा। अधिगम का जो है संरचनात्मक विचार ये सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ज्ञान की संरचना में जो है बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, या बच्चे पूर्ण रूप से जो है पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं, या बच्चों की जो है कोई भूमिका नहीं होती, या बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। तो देखिए सही जवाब क्या है? तो बच्चे जो है ज्ञान की संरचना में जो है सक्रिय भूमिका निभाते हैं। देखिए, है ना, हम जानते हैं कि अधिगम जो होता है, लर्निंग जो होता है, वो निरंतर चलने वाली सतत, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अधिगम जो होता है वो सतत और निरंतर चलने वाली, ठीक है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। ये हमेशा जन्म से जो है वोम्ब टू टोम्ब चलती है। हम जो है हमेशा जो है जन्म से मृत्यु तक चलने वाली है। तो ध्यान रखिएगा,
वो टर्म जीवन पर्यंत चलती है और व्यक्ति जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ हर स्टेज में सीखता रहता है, इसलिए इसमें जो है बच्चे जो है सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसका आंसर ठीक है। अधिगम के लिए जो है निम्न में से कौन सी जो है धारणा उपयुक्त है? देखिए अधिगम के संबंध में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कितना भी प्रयास कर ले क्या हमारा अधिगम प्रभावित होगा? तो ये तो बिल्कुल गलत है, अधिगम बिल्कुल प्रभावित होगा हमारा, ठीक है। तो ये आंसर यहाँ तो गलत हो गया। और असफलता अनियंत्रित होती है, बिल्कुल ये भी गलत है। तो योग्यता जो है अधिगम के संबंध में जो है योग्यता सुधार्य है, सुधारने योग्य होती है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर जो है सी नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। निम्नलिखित में से जो है कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक जो है समझ को में बढ़ोतरी करने में सहायक होती है? तो देखिए ऑप्शन, बारंबार जो है परीक्षाएं, या अन्वेषण और संवाद, या प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, या पाठ्य पुस्तक जो है केंद्रीय शिक्षा शास्त्र। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है? तो देखिए संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने के लिए जो होती है वो अन्वेषण और संवाद जो है बहुत ज़रूरी होता है व्यक्ति में। अन्वेषण का मतलब होता है स्वयं के लिए जो है ज्ञान के लिए जो है अपनी एक स्वयं के ज्ञान के लिए जो है अपनी एक भूमिका निभाना, ठीक है। संवाद का मतलब होता है कम्युनिकेशन, जब दो लोगों के बीच में जो है कम्युनिकेशन होता है तो उससे जो है बच्चे के अंदर जो है संकल्पनात्मक जो है समझ बढ़ती है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर बी नंबर है, ठीक है। बच्चों को जो है सीखने में कठिनाई होती है जब अधिगम जो है सामाजिक संदर्भ में हो, ठीक है, या विषय वस्तु को जो है बहु रूपों में प्रस्तुत किया गया हो, देखिए, और यह सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की गई हो, या वे जो है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। देखिए बच्चे जब सीखने में तब कठिनाई महसूस करते हैं जब सूचना जो है उनसे रिलेटेड ना हो और बहुत टुकड़ों में हो। मान लीजिए आप ही, हम अपनी बात कर लेते हैं, हम एज अ बड़े लोग हैं और हमको कोई चीज़, कोई मान लीजिए कोई सिखाने की प्रयास करे, मैं मान लीजिए हम आपको आज पेपर में सीडीपी पढ़ा रहे हैं, और सीडीपी में जो है सीडीपी के अंतर्गत मान लीजिए हमें पढ़ाना है पियाजे, तो पियाजे के हम कई जो है सिद्धांतों को जो है चार जो है मूल जो है उसके जो है नियम थे, उसको जो हम बता करके अभी एक बताएं, फिर कई बार अगली बार दूसरा बताएं, फिर कहीं पिछले जा करके फिर से तीसरा बताएं, इस तरीके से बच्चे आप खुद नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका आंसर जवाब देना है। तो बच्चे को जो है सीखने में तभी कठिनाई होती है, बच्चे हो या बड़े हो, जब सूचनाएं अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, है ना। तो इसलिए इसका आंसर जो है सी नंबर है, ठीक है। अधिगम की जो है सर्वोच्च अवस्था जो है कौन सी होती है? संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, या कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, और उच्च उत्तेजना, भय, उच्च भय, या निम्न उत्तेजना या उच्च भय। तो देखिए अधिगम जो होता है संतुलित उत्तेजना और कोई भय रहित होता है, भय मुक्त होता है, ठीक है, तब जो है हम सीख पाते हैं। अगर मान लीजिए लर्निंग में जो है हम किसी बच्चे को डराने का प्रयास करेंगे, भय देने का प्रयास करेंगे, तो मतलब डराएंगे, धमकाएंगे, गुस्सा करेंगे, तो वो चीज़ें जो है उसको सीख नहीं पाएगा, उसकी लर्निंग जो है कहीं ना कहीं प्रभावित होगी, वो सीखने में कहीं ना कहीं कमी छोड़ जाएगा, ठीक है, ध्यान नहीं लगा पाएगा। तो ध्यान रखिएगा भय नहीं होना चाहिए, ठीक है। भय मुक्त होगा तो उसकी लर्निंग जो है अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के जो है विकास की व्यक्तिगत जो है विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? तो देखिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जो है हम बात कर रहे हैं, तो न आनुवांशिकता पर, न पर्यावरण पर, या आनुवांशिकता और पर्यावरण की पारस्परिकता पर, या केवल आनुवंशिकता केवल पर। देखिए तो जो हम जानते हैं कि बच्चे का जो है डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट जो होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की परस्पर अंतःक्रिया से मिलकर बनता है, ध्यान रखिएगा। मतलब किसी व्यक्ति का जो है विकास जो होता है वो वंशानुक्रम और जो है हमारा जो है आसपास का वातावरण है ना, उससे प्रभावित होता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि एक बार के लिए कि अगर हमारा हेरिडिटी, मान लीजिए वंशानुक्रम प्रभावित है, कहीं ना कहीं उसमें जो है कमी है, और हम व्यक्ति को जो है चाहे जितना अच्छा वातावरण देने का प्रयास करें, उस बच्चे का जो है संपूर्ण जो है डेवलपमेंट नहीं हो। अगर मान लीजिए हेरिडिटी के संबंध में उसको जो है कोई बीमारी है, शारीरिक बीमारी है या मानसिक बीमारी है, तो कहीं ना कहीं वो जो है डेवलपमेंट उसका प्रभावित होगा। ये दोनों का सही होना बहुत ज़रूरी है। वातावरण हम चाहे जितना अच्छा दे दें, अगर जो वंशानुक्रम अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं बच्चे का डेवलपमेंट प्रभावित होगा। और वंशानुक्रम अच्छा है और हम मान लीजिए कि एक अच्छे घर का लड़का है, हष्टपुष्ट है, शारीरिक रूप से अच्छा है, और वो चोर उचक्कों के बीच में रहता है, चोर उचक्के चोरी करने वाले, गलत आचरण करने वाले उसके दोस्त हैं, तो उसका एनवायरनमेंट जो है आसपास अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसका जो है पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, वो उन गलत आचरणों में पड़ जाएगा, उसका डेवलपमेंट प्रभावित होगा। तो ध्यान रखिएगा डेवलपमेंट जो है आनुवांशिकता और पर्यावरण, वातावरण या पर्यावरण हो या वातावरण हो, उसकी पारस्परिकता पर जो है टिका होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक कार्य के जो है दौरान सायना, ठीक है, स्वयं से बात कर रही है,
कि वह कार्य पर जो है किस प्रकार जो है प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के जो है भाषा और चिंतन सोच के बारे में जो है दिए गए विचारों के अनुसार इस प्रकार का जो है व्यक्तिगत जो है चाक क्या दर्शाता है। तो देखिए, हमें पता है लेव वाइगोस्की का जो है नियम के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं क्या है। तो ये आत्म केंद्रितता को दर्शाता है, या संज्ञानात्मक जो है अपरिपक्वता को दर्शाता है, या मनोवैज्ञानिक विकार को दर्शाता है, या स्वतः जो है नियमन को दर्शाता है। तो देखिए, ये दर्शाता है स्वतः नियमन को, यह स्वयं से बात करना, यह व्यक्तिगत वाक को दर्शाता है। स्वतः नियमन कह दो, या फिर स्वयं से बात करना, या व्यक्तिगत जो है वाक है ना, चाक को दर्शाता है। ये चीज़ें जो है स्वतः नियमन को दर्शाता है। देखिए, वाइगोस्की ने जो है 3 प्रकार की जो है स्पीच की बात कही थी, ध्यान रखिएगा। हम 3 प्रकार की स्पीच यहाँ पे आपको लिख देते हैं, ठीक। तो एक सोशल स्पीच थी, ठीक है, और एक प्राइवेट स्पीच थी, और एक थी इनर स्पीच। ध्यान रखिएगा, ये 3 स्पीच की बात है। सोशल स्पीच के अंतर्गत जो है सोशल सामाजिक रूप से जो है बच्चा जो है सीखने का प्रयास करेगा। प्राइवेट स्पीच के अंतर्गत क्या होता है कि बच्चा जो है खुद से सीखने का प्रयास करता है, ठीक है, खुद से बात करने का प्रयास करता है। यही है सोशल प्राइवेट स्पीच के अंतर्गत आता है स्वतः नियमन। बच्चा जो है स्वयं से बात करता है। बच्ची अगर मान लीजिए कि एक ड्राइंग बना रही होती है, तो ड्राइंग में वो खुद ही से बात करने का प्रयास करती है, मन ही मन जो है खूब बात करती है, मुंह से मतलब आवाज़ निकाल के बात करती है, खूब तेज तेज बात करेगी, है ना। उसको कुछ आसपास के लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये प्राइवेट स्पीच के अंतर्गत आती है। और इनर स्पीच में जो होती है आगे चलकर, जैसे प्राइवेट स्पीच जो होती है आमतौर पे जो है 3 वर्ष से प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। 3 वर्ष से 7 वर्ष, 6 से 7 वर्ष तक रहती है। जब हम 6 से 7 के बाद हो जाते हैं तो प्राइवेट स्पीच ही कन्वर्ट हो जाती है इनर स्पीच में। मतलब बच्चा जो है पहले जब जोर जोर से बोल बोल करके जो है अपने स्वयं से बातें करता था, अब बच्चा जो है अपने मन ही मन में बातें करता है। उसी मन ही मन में जो है सारे सॉल्यूशंस ढूंढेगा, मन ही मन में जो है दूसरों के जो है बातों को जो है सुनेगा और अपने मन ही मन में आंसर्स देने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो मन, ठीक। इसके बाद आप समझ गए होंगे। तो ये स्वतः नियमन है, इसको कहते हैं, ठीक। मूल्यांकन पद्धतियों का जो है लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों की ज़रूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, या पुरस्कार जो है वितरण हेतु तो उच्च अंक, देखिए उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, या फिर विद्यार्थियों को नामांकित करना, या योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब है मूल्यांकन पद्धतियों का जो है मूल लक्ष्य होना चाहिए वो विद्यार्थियों की ज़रूरत का ध्यान रखना चाहिए और आवश्यकता की पहचान करना है। हम मूल्यांकन किस लिए करते हैं बच्चों का? हम इसलिए करते हैं ताकि उनकी जो है हम चीज़ों को समझ सकें कि बच्चे में जो है क्या कमियां हैं। हम जो है इवैल्यूएशन इसलिए करते हैं कि बच्चे में क्या कमी है ताकि हम उस कमी को जो है सुधार सके। ठीक है, बच्चों को किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की आवश्यकता है ना, उसको किस चीज़ की नीड है। अगर हम उसे शारीरिक अगर हम मान लीजिए खेल में उसका मूल्यांकन कर रहे हैं तो बच्चे को हम समझ में रहे हैं कि मान लीजिए खेल में बच्चा जो है इस चीज़ में कमी है और उस चीज़ में सुधार करके बच्चे को जो है हम एक बेहतर जो है खिलाड़ी बना सकते हैं। पढ़ाई में एक बेहतर जो है अगर मान लीजिए प्रतिभाशाली बच्चा है और प्रतिभाशाली बच्चे को जो है हम अगर मूल्यांकन के माध्यम से ये समझ पाते हैं कि मान लीजिए बच्चे को जो है एक अच्छे मौके को अगर अच्छे बच्चे को मौका दिया जाए, पढ़ने का मौका दिया जाए, है ना, नई नई जो है चुनौतियाँ पेश की जाए तो बच्चे का जो है अच्छा जो है डेवलपमेंट होगा, IQ लेवल उसका अच्छा होगा, ठीक है, बौद्धिक विकास अच्छा होगा। तो ये इस चीज़ का आंसर जो है मूल्यांकन का संबंध इस चीज़ से है। तो ठीक है, इसका आंसर A है। क्वेश्चंस जो है ध्यान से गौर से पढ़िएगा, क्वेश्चंस को गलत मत करिएगा। एक गतिविधि के दौरान जो है छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को जो है इशारे और संकेत जो है जैसा क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार जो है अध्यापिका की यह योजना क्या है। तो देखिए छात्रों में जो है प्रत्याहार विकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी या अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, या बच्चों को जो है अधिगम के लिए जो है अनुप्रेरित करेगी, या अधिगम के लिए जो है पाढ़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। तो देखिए ये जो क्या, क्यों, कैसे जो प्रदान करने का जो है फैसला लेती है वो अधिगम के लिए जो है पाढ़ आधारभूत संरचना का काम करेगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगता है। यह देखकर पिता ने जो है लड़कियों की तरह व्यवहार न करने को कहा। लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या है? तो देखिए बहुत सिंपल है इसका जवाब। यह लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। मतलब पिता को जो है इस बात का जो है वो कहीं ना कहीं पिता जो है उसको लैंगिक रूढ़िवादिता है युक्त है
उसका पिता, और उसी तरीके के जो है बच्चों को जो है ज्ञान देने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, ये लैंगिक रूढ़िवादिता का मतलब है कि व्यक्ति को जो है ये इस बात का समझ होना कि लड़कियां ये करेंगी, लड़के वो करेंगे, लड़के ये कर सकते हैं, लड़कियां ये नहीं कर सकते, लड़कियां गाने गाने में अच्छी होती है तो लड़के जो है खेल कूद में अच्छे होते हैं, लड़कियां खाना बनाने में अच्छी होती है तो लड़के जो है खाना बनाने में अच्छे नहीं होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है रूढ़िवादिता को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में जो है ज्ञान की संरचना के लिए जो है प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। तो देखिए, ठीक है, या फिर विद्यार्थियों को उनके एकेडमिक अंकों के आधार पर जो है नामांकित करना चाहिए। ठीक, अध्यापक को जो है अटल जो है पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। जो सिलेबस दिया है बिल्कुल एक मतलब क्लासरूम, अच्छी क्लासरूम मानी जाएगी कि सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए, टाइम टेबल से बाकायदा पढ़ाया जाता हो। या विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा का बल देना चाहिए। तो देखिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो है आंसर होगा ए नंबर होगा। प्रगतिशील कक्षा में जो है बच्चों को जो है ज्ञान के मौके देने चाहिए, बच्चों का जो है डेवलपमेंट करना ज़रूरी है, मानसिक विकास ज़रूरी है। ठीक है, एक प्रगतिशील कक्षा में ऐसे मौके तलाशने चाहिए जिससे बच्चे का जो है मानसिक विकास हो। ठीक है, विकास हो, उस मानसिक विकास हो या शारीरिक विकास हो या सामाजिक विकास हो, संपूर्ण विकास हो। प्रगतिशील कक्षा में संपूर्ण विकास पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, बच्चे का। ठीक है, इस तरीके से अगर मान लीजिए प्रगतिशील कक्षा में जो है एक बच्चा, देखिए एक बच्चा अच्छे मतलब इंटेलिजेंट होगा, एक कमज़ोर होगा, एक सामान्य होगा, तो सभी को जो है अलग अलग तरीके से जो है हैंडल करना आना चाहिए। प्रगतिशील कक्षा में टीचर को ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक प्रतिभाशाली बच्चे को, सामान्य बच्चे को, कमज़ोर बच्चे को, तीनों बच्चों को एक ही तरीके के क्वेश्चंस दिए जाएं, तो ऐसे में जो है तीनों का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि तीनों को अलग अलग तरीके से जो है विकास करने के जो है नियमों को जो है देखना चाहिए। ठीक है, मतलब अलग अलग तरीके से जो है बच्चों को जो है पढ़ाना चाहिए। प्रतिभाशाली बच्चों को लिए और चुनौतीपूर्ण जो है क्वेश्चंस जो है देने चाहिए, सामान्य बच्चों को जो है थोड़ा सा और नियमों की जानकारी देनी चाहिए, है ना। और जो है कमज़ोर छात्र है तो उसको और थोड़ा फोकस होना चाहिए पढ़ाई में, टीचर को जो है टीचर थोड़ी सी उसको जो है व्यक्तिगत रूप से मदद करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस जो है कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। तो देखिए, ठीक, तो उत्तर प्रथागत या अमूर्त संक्रियात्मक या प्रथापूर्ण या प्रथागत। तो देखिए लॉरेंस जो है कोलबर्ग ने जो है नैतिकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है डी नंबर। ठीक है, पहले बता देता हूँ। तो लॉरेंस कोलबर्ग ने जो है नैतिकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है, इनके अनुसार जो है तीन जो है नैतिकता का जो है तीन तरीके से निर्धारित होती है। प्री कन्वेंशनल, ध्यान रखिएगा, प्री कन्वेंशनल और कन्वेंशनल। ठीक है, और पोस्ट कन्वेंशनल, ध्यान रखिएगा। तो प्री कन्वेंशनल में जो है नैतिकता बाहर से आती है। ठीक है, बाहरी कारणों से निर्धारित होती है, ध्यान रखिएगा, बाहरी का। और कन्वेंशनल में जो है नैतिकता जो है समाज से आती है, समाज के नियमों के साथ चलता है बच्चा, सही और गलत का चिंतन करने का प्रयास करता है, दूसरों का ध्यान रखता है। ठीक है, वहीं पोस्ट कन्वेंशनल में जो है बच्चा जो होता है वो नैतिकता जो है आंतरिक कारणों से, अपने अंदर के जो है मन से उसको पता चलता है कि ये है मेरे लिए सही है, मैं गलत है और ये मैं करूँगा ये या नहीं करूँगा। तो आंतरिक कारणों से जो है नैतिकता, ध्यान रखिएगा, आंतरिक कारणों से नैतिकता निर्धारित होती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है जो है 4 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। बच्चों का जो है समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जो है सही है। देखिए समाजीकरण की बात हो रही है। ठीक है, सोशलाइजेशन। तो देखिए समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार समाजीकरण एक द्वितीय कारक है। ठीक, तो हम जानते हैं कि देखिए परिवार जो होता है समाजीकरण की प्रक्रिया में पहला कारक होता है, प्राथमिक होता है, वहीं पे समकक्षी जो होता है वो द्वितीय कारक होता है। तो ये तो नियम गलत हो गया। परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के जो है द्वितीय कारक होते हैं। मैंने अभी बताया कि परिवार जो होता है प्राथमिक कारक होता है, जनसंचार जो होते हैं ये सभी जो है द्वितीय कारक कहलाते हैं। तो विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का जो है प्राथमिक कारण है, यहाँ गलत लिख गया है। ठीक है, तो इनका आंसर है सी नंबर। ठीक, विद्यालय समाजीकरण का प्राथमिक कारण ये गलत हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर जो है सी नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। बहुबुद्धि का सिद्धांत किस बात पर जोर देता है। बुद्धिमत्ता का विभिन्न दशाएं या बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं, या बुद्धि लब्धि जो होती है केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है, या एक आयाम में बुद्धिमत्ता और अन्य सभी आयाम में बुद्धिमत्ता जो है निर्धारित करते हैं। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है, बुद्धिमत्ता। देखिए इसको गलत मत कीजिएगा, मैं आपसे क्वेश्चंस तो पूछ सकता हूं लेकिन आप जो है कमेंट नहीं करते, इसलिए मैं इसका ऑप्शन जो है आंसर ही दे देता हूं।
ज़्यादा अच्छा है। बहुबुद्धि का जो है सिद्धांत जो होता है वो बुद्धिमत्ता में जो है कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। ध्यान रखिएगा, बहुबुद्धि का जो है सिद्धांत का मतलब है कि मल्टीपल जो है इंटेलिजेंस की बात हो रही है, मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, ठीक है। मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ये सिद्धांत दिया था गार्डनर ने, ठीक है, गार्डनर ने दिया था। इन्होंने जो है 9 प्रकार की बुद्धि जो है बुद्धि बताई थी कि 9 प्रकार की जो बुद्धि होती है, और इन्होंने कहा था बुद्धि का जो है स्वरूप, ध्यान रखिएगा, बहुबुद्धि जो होती है, बहुबुद्धि सिद्धांत का जो है स्वरूप होता है वो एकाकी होता है, एकाकी ना होकर बहुकारकी होता है। ध्यान रखिएगा, एकाकी ना होकर के बहुकारकी होता है, और प्रत्येक बुद्धि जो है एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। कहने का मतलब होता है इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि बताई थी, है ना, और ये सभी एक दूसरे से स्वतंत्र है। कहने का क्या है कि जिस लोगों में म्यूजिकल जो है इंटेलिजेंस पाया जाता है वो म्यूजिक अच्छा बनाते हैं, जिसमें जो है मैथमेटिक्स की जो है पहुंच मतलब अच्छी होती है वो मैथमेटिक्स के ज्ञाता कहलाते हैं। जिनके पास जो है भाषाई का अच्छा ज्ञान होता है वो वर्बल, है ना, वर्बल जो है इंटेलिजेंस होती है, जिनके पास भाषा की पकड़ होती है, जैसे लेखक होते हैं, कविता जो लिखते हैं, है ना, या जो न्यूज़पेपर जो है चलाने वाले एडिटर्स होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से चीज़ें बताई जो है प्रकृति के बारे में जिनको अच्छी जानकारी होती है, नेचुरलिस्टिक जो है इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। ये एक दूसरे से जो है एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ऐसा नहीं है कि नेचुरल वाले का जो है म्यूजिक बनाने लग जाए कल को अचानक, इस तरीके से नहीं होता है। तो इसी प्रकार की जो है 9 बुद्धि बताई थी, 9 टाइप के बताए थे, ध्यान रखिएगा 9 टाइप उन्होंने बताए थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य जो है गुण क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या देखते हैं इसका आंसर। परिकल्पित जो है निगमनात्मक जो है सोच या संरक्षण और पदार्थों को जो है क्रमबद्ध करने की क्षमता, या अमूर्त सोच का विकास, या फिर जो है विचार सोच में केंद्रीकरण। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है, तो इसका सही आंसर है सोच में जो है विचारों में जो है केंद्रीकरण से संबंधित है। ये पियाजे के तार्किक सोच पर आधारित है, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा चलिए आज का होमवर्क देते हैं आपको। 23वां का पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है किस एज में जो है मानी जाती है, तो ध्यान रखिएगा इसका एज टाइम पीरियड बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर विकास के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ध्यान रखिएगा कौन सा कथन हमें सही बताना है। तो विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, या विकास बहुआयामी होता है, या विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, या फिर जो है विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से होता है। तो देखिए तो विकास जो होता है वो बहुआयामी होती है, बाल्यावस्था के दौरान ही नहीं होता, जीवन पर्यंत होता है। व्यक्ति का जो विकास होता है जन्म से मृत्यु तक होता है ना, व्यक्ति का विकास जन्म से मृत्यु तक। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, बिल्कुल नहीं, सभी के लिए समान नहीं होती, सभी के लिए दर अलग अलग दृष्टि से होती है। किसी का शारीरिक जो है शरीर बड़ी जल्दी बढ़ता है, मतलब हष्टपुष्ट होता है, तो किसी का शरीर थोड़ा सा हल्का मतलब कम टाइम में बढ़ता है। किसी की हाइट जो है 6 फुट की हो गई, तो किसी की 5 फुट की हो गई, किसी की 5 फुट 4 इंच की हो गई। तो इस तरीके से अधिगम विकास केवल विद्यालय में होता है नहीं, विकास की प्रक्रिया तो सभी जगह होती है, घर में होती है, स्कूल में होती है, दोस्तों के साथ होती है, ऑफिस में होती है, जहाँ दुकान में जाते हो वहाँ पे होती है, सभी जगह प्रक्रियाएं चलती रहती है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है विकास जो है बहुआयामी होता है। मतलब विकास जो है एक आयाम नहीं होता कि शरीर के बारे में ही केवल बात कह सकते हैं। शारीरिक विकास हो सकता है, मानसिक विकास होता है, भाषाई विकास हो सकता है, सामाजिक विकास हो सकता है, सांस्कृतिक विकास हो सकता है। तो बहुआयामी इसीलिए कहा जा रहा है, ठीक है। सभी पॉइंट्स मैंने पेश कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की का जो है सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य जो है अधिगम प्रक्रिया के लिए महत्व पर जोर देता है। तो देखिए अभिप्रेरणा, संतुलीकरण और सांस्कृतिक जो है उपकरणों और गुणारोपण। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है लेव वाइगोत्स्की जो है सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य जो है सांस्कृतिक पहलुओं पर जो है ज़्यादा जोर देता है, ठीक है। व्यक्ति का विकास जो होता है, इनके अनुसार लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो होता है व्यक्ति का जो विकास होता है समाज और संस्कृति से निर्धारित होता है, ठीक है। संपूर्ण विकास जो है समाज और संस्कृति पर ही टिका होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में जो है वर्णित करते हैं। तो विकास के समीपस्थ क्षेत्र या मनोवैज्ञानिक उपकरणों, स्कीमा या उद्दीपक जो है अनुक्रिया जो है संबंध। तो देखिए विकास संज्ञानात्मक संरचनाओं को जो है मनोबंध या स्कीमा के रूप में वर्णित करते हैं, ध्यान रखिएगा, इसे स्कीमा के रूप में वर्णित किया जाता है, ठीक है।
जीन पियाजे को जो है फादर ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, सॉरी माफ करना है मैंने थोड़ा सा, फादर ऑफ जो है इन्हें चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है, इन्हें फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं। और स्कीमा का संबंध है, देखिए कि किसी विषय के बारे में जो भी सूचना आप जानते हो वो स्कीमा कहलाती है। मतलब जो भी आपने सूचना, मान लीजिए कि मैंने एक बच्चे को जो है कबूतर बताया कि कबूतर बेटा वो है, देखिए कबूतर कैसा, उसने जान लिया कि कबूतर के जो है 2 पैर होते हैं, पंख होते हैं, एक चोंच टाइप का होता है, उसकी आकृति कुछ इस प्रकार की होती है और वो देखने में इस तरीके से दिखता है और उड़ता है। अब नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद जो है बच्चे ने देखा कौवा, ठीक है, तो उसको वो चीज़, उसने पुरानी इन्फॉर्मेशन से ही नई इन्फॉर्मेशन को अंदाज़ा लगाया कि ये कौवा है, क्योंकि ये उड़ सकता है, उसके भी 2 पैर हैं, बस थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, तो कौवा को भी वो यही समझेगा, ठीक है, कबूतर ही समझेगा, तो वो स्कीमा कहलाती है। पुरानी जो है जो भी उसको सूचना के बारे में उसे पता होता है, ठीक है, पहली वाली जो है सूचना उसके अंदर जो भी जमा होती है, जैसे है ना, उसी इन्फॉर्मेशन का जो है प्रयोग करके जो है अन्य सूचना को जो है उसी से लिंक कर लेता है, स्कीमा कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक समावेशी कक्षा में जो है किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो देखिए समावेशी कक्षा में जो है हमें सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव पर जोर दिया जाना चाहिए, मतलब कि जो अमीर हो गरीब हो इनको अलग अलग कर देना चाहिए, या फिर जो है अलग जो है धर्मों के लोगों को अलग अलग बैठाना चाहिए, ये अलगाववाद को बढ़ावा देता है, ठीक है, तो ये गलत है, बिल्कुल पूर्णतः गलत है। हर बच्चे के जो है सामर्थ्य को अधिकतम जो है करने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए, या फिर प्रदर्शनी अभिमुखी लक्ष्यों का प्रयोग करना चाहिए, या अविवेक सभी निर्देशों का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए इसका सही जवाब है बी नंबर, ध्यान रखिएगा। समावेशी कक्षा में जो है सभी वर्गों को जो है ध्यान रखा जाता है और सभी वर्गों को जो है मुख्य धारा में ले आने का प्रयास किया जाता है। एक स्कूल में जब समावेशी स्कूल होता है, उसके समावेशी जो क्लासरूम होती है उसमें सभी बच्चों को जो है एजुकेशन पे फोकस किया जाता है ना, चाहे उसमें वो विशिष्ट बालकों, अगर उस स्कूल में विशिष्ट बच्चे पढ़ रहे हैं, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे पढ़ रहे हैं, मानसिक रूप से अक्षम पढ़ रहे हैं, उनका भी ध्यान दिया जाना चाहिए व्यक्तिगत रूप से, और जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनका भी फोकस ध्यान दिया चाहिए, और जो है सामान्य बच्चों का भी जो है ध्यान दिया चाहिए। तो इसी तरीके से बच्चों को जो है ध्यान देना ज़रूरी होता है। सभी वर्गों को जो है मुख्य धारा में लाना एक प्रमुख लक्ष्य होता है। हर बच्चे के जो है सामर्थ्य को अधिकतम रूप के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। तो छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता हो, या छात्र जिसका अशक्त शरीर हो, मतलब कुछ कटा फिटा हो, या मंदित दिमाग से जो है बेचारा जो है मतलब मंद बुद्धि वाला छात्र, या जो है विकलांग छात्र जिसका शरीर जो है हाथ पैर में कोई समस्या हो, ठीक है। तो देखिए इसको जो है शारीरिक दिव्यांगता जो है से संबंधित है, इसको जो है इस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, जिसको शारीरिक रूप से कोई कमी हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों का विकास किस क्रम में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा डिफरेंट रूप में पेश किया गया है, गलत मत करिएगा। मूर्त, अमूर्त, संवेदी, कौन सा स्टेजेस होता है, हमें क्रम बताना है। तो देखिए इसका आंसर है सी नंबर, सांवेदिक, मूर्त, फिर अमूर्त अवस्था आती है। तो ध्यान रखिएगा, सांवेदिक से मतलब है, सांवेदिक का मतलब होता है इंद्रियों के माध्यम से जो है ना, बच्चा जो है शुरुआत में जो है जन्म से जो है 2 वर्ष तक जो बच्चा होता है अपनी इंद्रियों के माध्यम से जो है, अपने स्पर्श के माध्यम से, अपने जो है होठों के माध्यम से चीज़ों को समझने का प्रयास करता है ना, अपने जो है आसपास की वस्तुओं को जो है स्पर्श को जो है महसूस करने का प्रयास करता है। फिर अगला स्टेज आता है मूर्त, ठीक है, बच्चा जो है मूर्त चीज़ों के बारे में समझने का, फिर अमूर्त चीज़ों परिकल्पना के माध्यम से जो है समझने का प्रयास करता है। तो ठीक है, तो इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन सी नंबर था, ऑप्शन जो है अब सी आखिरी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा में जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जो है किस प्रकार देखा जाना चाहिए। तो देखिए योग्यता आधारित समूह बनाने का मानदंड, या अध्यापन जो है अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है, या अधिगम की प्रक्रिया में बाधा या अध्यापक के पक्ष पर जो है असफलता। तो देखिए प्रगतिशील कक्षा में जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जो है हमें एक अध्यापन जो है अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण के रूप में देखा जाना चाहिए, ठीक है। तो आज का जो है 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे वो आज समाप्त हुआ है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। आपके माध्यम से जो है हमें जो है इसी के माध्यम से देखिए हमें मोटिवेशन मिलता है, हम भी कुछ वीडियो बनाने के लिए जो है अपना जो है समय लगाते हैं। तो आपके जो है लाइक्स के माध्यम से जो है हम मोटिवेटेड होंगे,
ठीक है। हमें नए नए जो है वीडियोस बनाने का जो है हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। ठीक है। तो आज का पेपर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट कर सकते हैं आप हमें। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।